नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 17 का। एक टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि किस तरह से हमारे रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस घूम रही हैं उनका एक्सचेंज होता है, उनका आदान प्रदान या विनिमय होता है। तो उसको समझने के लिए ये एक मैंने यहाँ कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये है वायु कूपिका जो फेफड़ों में उपस्थित होती है, और ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है अपना हार्ट। और हार्ट का ये है दायां आलिंद, दायां निलय, ये है भाग बायां आलिंद, और ये नीचे वाला भाग बायां निलय। जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, हमारे हृदय का ये जो बायां भाग है, बाएं भाग में शुद्ध रुधिर बह रहा है और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का क्या अर्थ है? शुद्ध रुधिर का अर्थ है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है अधिक, और अशुद्ध रुधिर का अर्थ है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उपस्थित है। और ये कोशिकाओं का एक समूह यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें ये देखेंगे रक्त का मार्ग क्या होता है, किस तरह से रुधिर हमारे पूरे शरीर में घूमता है। तो उसको देखने के लिए चलो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये भाग हमारे दाएं निलय को प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चों दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी निकलती है, और ये एक सेकंड में आपको इसको ब्लू कलर से ही प्रदर्शित करती हूँ ताकि एकदम क्लियर आपको पता चले। तो ये दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी निकल रही है, और ये फुफ्फुस धमनी रुधिर को लेकर जाती है फेफड़ों में और वायु कूपिकाओं के पास। ठीक है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये जो धमनी है ये रक्त केशिकाओं में इस तरह से विभाजित हो जाती है। तो इसके अंदर कैसा रुधिर उपस्थित है? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ये इसका पाथवे हो गया, और इसका नाम क्या है? ये है हमारी फुफ्फुस धमनी। बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, केवल ये फुफ्फुस धमनी ही एक एक्सेप्शन है जिसमें अशुद्ध रुधिर उपस्थित होता है। और बच्चों हम जानते हैं फेफड़ों में बाहर से वायुमंडल से वायु अंदर प्रवेश करती है, और जो वायु बाहर से अंदर प्रवेश कर रही है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रुधिर को लेकर आई है, वहां पर रक्त केशिकाओं में गैसों का विनिमय होता है। तो ये वो जगह है जहां पर गैसों का एक्सचेंज हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ऑक्सीजन इस रुधिर में मिल गई। अब इन रक्त केशिकाओं जिनमें शुद्ध रुधिर आया है, इसको लेकर फुफ्फुस शिरा आती है, और ये हमारे हृदय के बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर को छोड़ देती है। इसके बाद में हमारे बाएं निलय से शुद्ध रुधिर, ये बायां निलय है, यहाँ से शुद्ध रुधिर को लेके महाधमनी निकलती है, और ये महाधमनी शुद्ध रुधिर को पहुंचाती है शरीर के विभिन्न भागों तक। और जब ये अंत में कोशिकाओं तक पहुंचती है महाधमनी, तो ये धमनियां और धमनिकाओं में और रक्त केशिकाओं में विभाजित होती जाती है। तो इस तरह से कोशिकाओं के स्तर पर ये रक्त केशिकाओं के रूप में पहुंच जाती है। अब कोशिकाएं क्या करेंगी? कोशिकाएं इसमें से आवश्यक ऑक्सीजन गैस ले लेंगी, और कोशिकाओं के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोशिकाएं रक्त में मिला देंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए रुधिर को इस तरह से एकत्रित किया जाएगा, और फिर शिरा के माध्यम से उसको वापस हृदय के दाएं आलिंद में छोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों ये है हमारा रक्त का मार्ग। हमने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कवर करा कि किस तरह से रक्त पूरे हमारे शरीर में घूमता है, रक्त का मार्ग। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो, ये जब रक्त फेफड़ों में, हृदय में और कोशिकाओं में मूव कर रहा है, तो किस किस जगह पर रक्त में से गैसेस का विनिमय हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो देखो ये कौन कौन से पॉइंट है। तो नंबर वन यहाँ पर ये है हमारी वायु कूपिका, और ये है हमारा वायुमंडल। तो पहला तो आदान प्रदान यहाँ पर होता है, यानी कि वायुमंडल और वायु कूपिका के बीच में।
तो फर्स्ट हो गया वायुमंडल से कहाँ पहुंचेगा, वायु कूपिका तक। ठीक है। सेकेंड एक्सचेंज यहां पर देखो, इस जगह पर रक्त के अंदर और वायु कूपिका के बीच में। तो सेकेंड एक्सचेंज कहाँ हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा वायु कूपिका और हमारे रक्त केशिकाओं में जो रक्त है उसके बीच में। थर्ड एक्सचेंज कहाँ होगा, कोशिका के स्तर पर, यहां पर। तो थर्ड हो जाएगा रक्त केशिका के अंदर जो रक्त है वो और कोशिका के बीच में। तो इस तरह से 3 स्थानों पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और वायुमंडल की वायु हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो अपन को कवर करना है वो है कि ये जो गैसों का विनिमय होता है वो किस विधि से होता है। तो थर्ड पॉइंट, गैसों का विनिमय विसरण यानी कि डिफ्यूजन विधि के द्वारा होता है। अब विसरण में बच्चों हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 माध्यम है, माध्यम 1 A और दूसरा माध्यम B, तो इन 2 माध्यमों के बीच में किसी भी पदार्थ का विसरण तभी होगा जब इन दोनों माध्यमों के बीच में कुछ अंतर होगा। किस किस चीज में अंतर हो सकता है, अंतर हो सकता है दाब में, अंतर हो सकता है ताप में, अंतर हो सकता है विभिन्न प्रकार के सॉल्यूट्स की सांद्रता में। तो जब दोनों माध्यमों के बीच में अंतर होगा तभी किसी पदार्थ का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन होगा। और पदार्थ के जो अणु है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, जिस तरफ माध्यम में सांद्रता अधिक होगी, सांद्रता या दाब या ताप जो भी पैरामीटर हम लेके चल रहे हैं वो पैरामीटर जिस माध्यम में अधिक होगा वहां से वो कम की तरफ मूव करेगा। और कब तक करेगा, जब तक इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं आ जाता, दोनों माध्यमों के बीच में संतुलन नहीं आ जाता। तो इस तरह से विसरण के द्वारा पदार्थ, या यहाँ पर हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो विसरण के द्वारा गैसेस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं। यहाँ बच्चों एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है, वो है कि हम बात कर रहे हैं गैसेस के एक्सचेंज की। तो ये जो हमारी वायुमंडल की वायु होती है, ये वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। ये पॉइंट क्लियर है ना। हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे वायुमंडल की वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसें उपस्थित होती हैं, यानी कि यह मिश्रण है। तो इस मिश्रण में किसी एक गैस का दाब, किसी एक गैस का दाब उसका आंशिक दाब कहलाता है। मिश्रण में किसी एक गैस का दाब उसका आंशिक दाब कहलाता है और आंशिक दाब को पार्शियल प्रेशर कहते हैं और इसको ऐसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे हम अगर लिखना चाहते हैं कि वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, अगर हमें ये बात लिखनी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। इसी तरह से अगर हमें लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, PCO2। क्लियर। तो अब अपन किस समझना शुरू करते हैं कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और वो इस आंशिक दाब के ऊपर किस तरह से निर्भर है। तो यहाँ से ये पॉइंट तो बच्चों आप याद रखना कि अगर आंशिक दाब अधिक है एक माध्यम में और दूसरे माध्यम में आंशिक दाब कम है, तो अधिक दाब से कम दाब की ओर गैसेस का विनिमय होगा। विसरण विधि के द्वारा गैसेस एक अधिक दाब से कम दाब की ओर गमन करेंगी। क्लियर। तो चलो अब इसको अपन समझना शुरू करते हैं आंशिक दाब के बेस पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे वायुमंडल की। ये है अपना वायुमंडल। तो वायुमंडल में बच्चों ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है
150 मिलीमीटर ऑन द मर्करी स्केल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वायुमंडल में 0.3 मिलीमीटर ऑन द मर्करी स्केल। और वायु कूपिका के अंदर ये मान होता है 104 ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है 40। तो अब बच्चों ये अंतर आप यहां पर देखो, वायुदाब ऑक्सीजन के लिए कहां पर है? अधिक वायुमंडल में, 150 वायुमंडल में अधिक वैल्यू है, तो यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड में देखो तो PCO2 की वैल्यू यहां वायु कूपिका के अंदर है 40 और वायुमंडल में है 0.3। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बाहर की ओर निकाल दी जाएगी। तो ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पर याद रखना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। बाहर से ऑक्सीजन वायु कूपिका के अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि वायु कूपिका के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब वायुमंडल की अपेक्षा कम है। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि वायु कूपिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब वायुमंडल की अपेक्षा अधिक है। चलो अब हम चलते हैं यहां पर हमने ये हमारी रक्त केशिकाएं उपस्थित है। इसको मैं एक बार वापस यहां पर बना देती हूं। ये हमारा रक्त केशिकाओं का जाल यहां पर उपस्थित है। ये रक्त का मार्ग मुझे एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा। इसको मैं यहां बना देती हूं फटाफट। तो अब जो सेकंड बच्चों एक्सचेंज होगा वो किसके किसके बीच में होगा? सेकंड एक्सचेंज हमारा होगा रक्त केशिकाओं के अंदर, जो हमारा रक्त मूव कर रहा है उस रक्त के अंदर। तो देखें कैसे, यहां पर अब हम किस स्थान की बात करने जा रहे हैं? इस जगह पे जो एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर है हमारा अशुद्ध रुधिर और ये यहां पर कन्वर्ट हो गया शुद्ध रुधिर में। तो ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। हमारा जो रक्त है ये डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रुधिर के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, इसकी वैल्यू होती है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब की वैल्यू होती है 45। तो अब इसको आप यहां पर कंपेयर करो तो रक्त केशिका के अंदर आंशिक दाब ऑक्सीजन का वायु कूपिका के अंदर जो दाब है उससे कम है। तो गमन कहां से कहां होगा? वायु कूपिका से रक्त के अंदर, किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो आ गई रक्त केशिकाओं के अंदर रक्त में। अब बात करो कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसकी वैल्यू यहां है 45 और वायु कूपिका के अंदर है 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड यहां से वायु कूपिका के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। पहला काम यहां क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली गई? वायु कूपिका के अंदर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब रक्त केशिका के अंदर ज्यादा था, वायु कूपिका के अंदर कम था। तो अधिक से कम की ओर गमन हो गया। और दूसरा काम क्या हो गया? ऑक्सीजन कहाँ आ गई? वायु कूपिका से रक्त के अंदर आकर मिल गई। तो इस वजह से ये कारण है हमारा, इस वजह से हमारा अशुद्ध रुधिर किस में बदल गया? शुद्ध रुधिर में बदल गया। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट एक्सचेंज का। अभी अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब ये शुद्ध रुधिर है, शुद्ध रुधिर चल रहा है, पहुंच गया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से ये पहुंच जाएगा, बाएं आलिंद में आ गया, बाएं आलिंद से पहुंच जाएगा बाएं निलय में और बाएं निलय से ये पहुंचेगा कोशिकाओं के पास में।
अब यहाँ पर तीसरी बार गैसेस का एक्सचेंज होगा ये इस जगह पर। अब हम बात करेंगे हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यानी कि शुद्ध रुधिर की, क्योंकि शुद्ध रुधिर हमारी कोशिकाओं के पास पहुंच रहा है। अब इस शुद्ध रुधिर के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 95, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन को मिलाया गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है 40। कोशिकाओं की स्थिति देखें तो कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है 45। तो जरा ये वैल्यूज कंपेयर करो। तो रुधिर, केशिकाओं के अंदर जो रुधिर है उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक है, तो ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में से निकलकर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिका के अंदर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से निकलकर रुधिर के अंदर पहुंच जाएगी। तो अब वापस क्या हो गया, यहाँ पर रुधिर के अंदर और कोशिकाओं के बीच में गैसेस का विनिमय हो गया, थर्ड पॉइंट। और ऑक्सीजन निकल गई और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, इसलिए यह रुधिर किस में बदल गया, अशुद्ध रुधिर में बदल गया। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या अशुद्ध रुधिर को वापस शिराओं के माध्यम से हमारे दाएं आलिंद में छोड़ दिया जाता है। दाएं आलिंद से ये पहुंचता है दाएं निलय में, और दाएं निलय से ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से वापस फेफड़ों के पास लाया जाता है, और वहां पर वापस इस सेकंड स्टेप के द्वारा अशुद्ध रुधिर को शुद्ध रुधिर में बदल दिया जाता है, यानी गैसेस का वापस एक्सचेंज हो जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा टॉपिक, किस तरह से हमारे फेफड़े और हमारे हृदय और कोशिकाएं, इनमें सब में गैसों का विनिमय हो रहा है और पूरे शरीर तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाया जा रहा है, और अशुद्ध रुधिर वहां से इकट्ठा करके फेफड़ों के पास में लाया जा रहा है, और फेफड़े वापस उसका शुद्धिकरण कर देते हैं। तो इस टॉपिक को आप नोट्स बनाना, डायग्राम बनाना, इसको लिखना। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ में फिर मिलते हैं। बाय।